हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने अभी तक दो से तीन क्लासेस डाल दी हैं डिडक्शंस के ऊपर। ये मेरी अगली क्लास है, इसमें मैंने और दो से तीन डिडक्शंस के टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 जो कहता है डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ रेंट पे। देखो, अगर कोई बिजनेसमैन है वो तो जब रेंट अपनी बुक्स में अगर उसको वो टेनेंट है और रेंट लेता है तो वो अपनी सेक्शन 37 के हिसाब से वो अपनी एक्सपेंडिचर को क्लेम कर लेता है। बट देखो, अगर कोई एक एम्प्लॉय है जो सैलरीड एम्प्लॉय है और अगर वो कोई रेंट पे कर रहा है तो उसको तो कहीं डिडक्शन नहीं मिलती, तो 80 की हेल्प से वो डिडक्शन ले सकता है। 80 की हेल्प से वो डिडक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन में ले सकता है जो कि बट इसमें एलिजिबल एसएससी कौन है? कहता है एसएससी एलिजिबल वो है जिसको एचआरए उसके एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर उसको अपने एचआरए अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा तो वो यहाँ पे नहीं कवर होता। ठीक है, एलिजिबल एसएससी कौन है? वो एसएससी जिसको एचआरए नहीं मिल रहा और वो रेंट पे कर रहा हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये सोचो कि अगर कोई एम्प्लॉय या कोई इंडिविजुअल रेंट पे ही नहीं कर रहा तो हम उसको डिडक्शन किस बात की दें? ठीक है, रेंट देना बहुत जरूरी है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। रेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है अगर 80 की डिडक्शन लेनी है। कहता है जो एसएससी है उसको एचआरए का एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। ठीक है, जो एकोमोडेशन जो उसके एसएससी के पास है वो उसके अपने रेजिडेंस के लिए होनी चाहिए। द अकोमोडेशन शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेजिडेंस। ऐसा नहीं हो कि वो उस अकोमोडेशन पे कोई और रह रहा हो। ठीक है, और द एसएससी और हिज स्पाउस और हिज माइनर चाइल्ड या एचयूएफ के केस में कोई मेंबर शुड नॉट ओन एनी अकोमोडेशन एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स और परफॉर्म ड्यूटीज। मतलब अगर उस इंडिविजुअल की बीवी या उसके बच्चों का अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो दिल्ली का और वो मुंबई में जॉब कर रहा है और उसकी बीवी या उसके बच्चों का अगर वहां पे मुंबई में घर है तो उसके केस में अगर अब वो वहां नहीं रह रहा और कहीं और रह के रेंट पे कर रहा है तो हम उसको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट ये कि जब भी उसको रिटर्न फाइल करनी है तो उसको क्या करना है? एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है। ठीक है, ये चार आपको कंडीशन याद करनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है? क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है वो मैं बात करता हूँ। क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या है? 80 के केस में कहता है 80 के केस में क्वांटम ऑफ डिडक्शन है एक्चुअल रेंट जितना उसने पे किया। ठीक है, जो भी उसने एक्चुअल रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ द इनकम ऑफ द एसएससी बिफोर अलोइंग दिस डिडक्शन। यानी जो भी उसने इनकम कमाई होगी आफ्टर ऑल डिडक्शन बट बिफोर दिस पर्टिकुलर डिडक्शन में से अगर उसका 10% में से अगर मैं एक्चुअल रेंट मतलब अगर मेरा एक्चुअल रेंट साल का 2 लाख है और मेरी अगर साल की इनकम 5 लाख है तो 5 लाख का 10% 50,000, 2 लाख माइनस 50,000, 1 लाख 50,000 जो होगा वो लोअर या 25% ऑफ सच टोटल इनकम। ठीक है, 25% ऑफ सच टोटल इनकम कैसे? अराइविंग आफ्टर ऑल डिडक्शंस बट बिफोर ये 80 ठीक है, या ₹5,000 पर मंथ यानी या 60,000 पर मंथ। इन तीनों में जो भी लोअर होगा उतना ही मैक्सिमम डिडक्शन आप 80 में क्लेम कर सकते हैं। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। कहता है 80 बी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब अगर कोई कंपनी है अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी कंट्रीब्यूट करती है बट वो डिडक्शन वो पैसा वो जो अमाउंट है वो कैश में नहीं होना चाहिए तो हम उसको डिडक्शन दे देंगे किसी भी पर्पस के लिए दे। ठीक है, वो डोनेशन या तो उसमें सब्सक्रिप्शन करे या वो कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं उनके ब्रोशर वगैरह में तब भी डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कंपनी को हर केस में अदर देन कैश अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रही है वो 80 में डिडक्शन ले सकती है। ठीक है, और अगर कोई और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और अगर कोई कंपनी के अलावा कोई है तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 80JJA डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज। ये क्यों आया था सेक्शन? बेसिकली जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी तो एक ये तरीका देखा गया कि क्यों ना हम इसको इनकम टैक्स के पर्पज से कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकें जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, जो भी कोई एंटरप्राइज कोई जो भी एक कंपनी है कोई भी एक जो बिजनेसमैन है अगर वो कोई अपनी कंपनी में एडिशनल एम्प्लॉयज करे, अगर वो एडिशनल एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट अगर कोई एडिशनल एम्प्लॉयज अगर वो रिक्रूट करता है अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में तो हम जितना भी उसका अमाउंट वो पे करेगा उसका 30% जो हम उसको होगा उसको डिडक्शन अलो कर देंगे उसकी इनकम में से। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कहता है वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी टू होम सेक्शन 44AB अप्लाइज। यानी ये सिर्फ उनको ही अलो होगा जिनको 44AB यानी बिजनेस वालों को होगा, प्रोफेशनल्स को नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 30% किसकी? जितने भी एडिशनल एम्प्लॉय उस कंपनी ने उस बिजनेसमैन ने उस पर्टिकुलर ईयर में उसने रिक्रूट किए। ठीक है, अब एडिशनल एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है? कहता है अगर तो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है मतलब अगर मैं नया बिजनेस नहीं है तो कहता था एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शेल बी नील। कहता है उन केस में हम एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट को नील मानेंगे। कब मानेंगे? अगर कोई भी इंक्रीज नहीं हुई होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की उस पर्टिकुलर ईयर में जितनी अगर उनके साल के
क्लोजिंग में थी, मतलब अगर मेरे पास 31 मार्च 19 को अगर मेरे पास 30 इंप्लॉइज हैं और साल के अगले साल जिस प्रीवियस ईयर में भी अगर 31 मार्च 20 को भी मेरे पास 20 ही इंप्लॉइज हैं, तो हम कहेंगे कि देर इज नो इंक्रीज इन द इंप्लॉइज, यानी इंक्रीज इंप्लॉइज में होना जरूरी है। मतलब ऐसा समझो कि अगर मेरे पास 31 मार्च 19 को 20 इंप्लॉइज हैं, ठीक है, और 5 अगर नए ज्वाइन करते हैं और 5 ही निकल जाते हैं, तो 31 मार्च 20 को मेरे पास तब भी इस केस में भी 20 है तो भी 80 क्या डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें 31 मार्च 19 को देखने कितने इंप्लॉइज हैं, और आपको डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आपने पैसा अदर देन कैश दिया। ठीक है, जितना भी दोगे उसका 30% मिलेगी। कितना मिलेगी वो अगले 3 सालों में मिलेगी। मतलब अगर मैंने 19-20 में पहला अगर मैंने कोई इंप्लॉई रिक्रूट किया तो 19-20, 20-21 और 21-22 3 साल के लिए मेरे को ये डिडक्शन मिलेगी। और कितनी मिलेगी? अगर 1000 रुपए की सैलरी दे रहा हूं तो 30% उसका, यानी 300 रुपया 300 रुपया 300 रुपया 3 साल में मैं क्लेम कर सकता हूं। इसमें कुछ बातें और याद करने वाली आपको ये है, कहता है इन द फर्स्ट ईयर, अगर कोई बिजनेस नया बिजनेस है, ठीक है, अगर आपको नया बिजनेस, तो जो भी वो नए एम्प्लॉइज रिक्रूट करेगा उसका वो 30% लो कर सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग वालों के केस में तो हम पिछले साल का क्लोजिंग देखेंगे, बट जो न्यू कंपनी है, न्यू बिजनेस है, उसके केस में जितने भी एम्प्लॉइज उसने उस पर्टिकुलर ईयर में रिक्रूट किए। अब इसमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हम एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में हम किस किस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इवन आपने एम्प्लॉइज रिक्रूट किए, बट हम तब भी कहेंगे कि आप 80 JJAA की डिडक्शन नहीं ले सकते। देखो, कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी, जिसकी एमोल्यूमेंट्स, अभी एमोल्यूमेंट समझो, अभी सैलरी का वर्ड नहीं, अब सभी समझो एमोल्यूमेंट्स में, एमोल्यूमेंट्स आगे समझाऊंगा। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको एमोल्यूमेंट्स 25,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे उसको 80 JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब उस एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा। मतलब अगर एक किसी बिजनेसमैन ने कोई एम्प्लॉय रखा है जिसको वो एमोल्यूमेंट्स 26,000 दे रहा है, तो हम उसको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कवर नहीं करेंगे। या कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसके सारे खर्चे गवर्नमेंट उठा रही है, या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्ट नहीं ले रहा है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय जिसका पीएफ नहीं कट रहा, उसको भी 80 JJAA का बेनिफिट हम उस एम्प्लॉयर को नहीं देंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, कहता है एम्प्लॉय जो है हम उसको एडिशनल एम्प्लॉय तभी मानेंगे अगर उसने उस पर्टिकुलर साल में मिनिमम 240 डेज काम किया। ठीक है, और अगर वो एसएससी ऐसा है जो अपैरल्स, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है, तो उस केस में क्योंकि ये सीजनल काम है, तो इवन अगर वो 150 दिन भी उस एम्प्लॉय ने काम किया तो हम उसको 80 JJAA का बेनिफिट दे देंगे। यानी अदर देन ये अगर बिजनेस है तो 240 डेज, अगर ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक 3 बिजनेस है तो 150 डेज अगर उसने काम किया उस पर्टिकुलर साल में, तभी हम उसको 80 JJAA का बेनिफिट देंगे। अब एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या कहता है? कोई भी सम जो एक एम्प्लॉयर अपनी पे करता है अपने एम्प्लॉय को, बट उसमें क्या नहीं आएगा, उसमें पेंशन फंड्स,